हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग। आपका इस चैनल पे स्वागत है। आप अभी तक पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे थे, वो भी किसके संदर्भ में, बिहार के संदर्भ में। तो इसके संबंध में हमारा पहला लेक्चर हुआ था, उसी के तत्वाधान आज का दूसरा लेक्चर होगा। वो क्या होगा, वो है बिहार की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो प्रशासनिक कार्य है यानी प्रशासन है, उसका डिवीजन किस तरीके से है और सरकार किस तरीके से काम करती है। तो इसका एक छोटी सी प्रस्तुति दी जा रही है। याद रखिएगा दोस्तों, एक प्रशासन का स्ट्रक्चर क्या होता है, इससे भी रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बीपीएससी में पहले पूछे जा चुके हैं और कहीं ना कहीं इसका प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में और इंटरव्यू में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो हमने समग्र रूप से इसको प्री, मेंस और इंटरव्यू के आधार पर इसको तैयार किया है। तो इसको आप बहुत अच्छी से 2-3 बार पढ़ें और ध्यान दें इसको। तो दोस्तों, ज्यादा देर न करते हुए इसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पहले ही लिखा है कि प्रशासनिक ढांचा बिहार सरकार, यानी बिहार सरकार के अंतर्गत क्या प्रशासनिक ढांचा है। या याद रखिएगा दोस्तों, हर प्रदेश के सरकार का कुछ ढांचा अलग अलग होता है कि प्रशासन किस तरीके से काम करता है। तो उसी के संबंध में पहला पार्ट क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क, या उसी को बोलते हैं प्रशासनिक ढांचा, यानी प्रशासन किस तरीके से काम करेगा, प्रशासन के अंग कौन कौन से होंगे। याद रखिएगा कि पहले के लेक्चर में हमने बताया था कि जो है सरकार जो 3 अंगों के रूप में काम करती है। पहला होता है विधायिका, दूसरा होता है कार्यपालिका और तीसरा होता है न्यायपालिका। तो याद रखिएगा कि बिहार जो प्रशासन की बात करेंगे वो कार्यपालिका के अंतर्गत आएगी, यानी एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत आएगी। यानी सरकार जो भी नियम बनाएगी उसका कार्यान्वयन करने का जो काम है वो कौन करेगा, ये प्रशासनिक ढांचा करेगा, यानी प्रशासनिक अमला करेगा। ठीक, तो दोस्तों याद रखिएगा कि यहाँ पे मैंने कुछ डेट्स लिखे हैं, यानी 1912, 1936, 1956 और 2000। इसका मतलब आप थोड़ा बहुत समझ चुके होंगे। 1912 का मतलब क्या है कि इसी समय में जो है बिहार अलग हुआ था, किससे, बंगाल से अलग हुआ था। बिहार और उड़ीसा जो है बंगाल से अलग हुए थे। तो उस समय के क्या प्रशासनिक व्यवस्था थी। उसके बाद 1936 में बिहार जो है उड़ीसा से अलग हुआ। 1 अप्रैल 1936 को बिहार इससे अलग हुआ। तो उस समय क्या प्रशासनिक व्यवस्था थी। फिर 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग आया। उस समय क्या स्थिति थी बिहार के एज ए स्टेट के रूप में और उसके एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के रूप में। और ईयर 2000 में बिहार से झारखंड अलग हुआ, यानी झारखंड का कौन सा पार्ट था, यानी बिहार का जो सदर्न बिहार वाला पार्ट था, यानी आप औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका से जिससे जो सटे जो जिले थे वो किस में चले गए, वो झारखंड में चले गए। यानी झारखंड क्या था, एक मिनरल रिच था। ठीक, और कहीं ना कहीं अंडर डेवलप था, यानी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट वहां पे हुआ नहीं था। इसलिए वो अलग एक राज्य बनाने की वहां के लोगों की मांग हुई, वहां के पॉलिटिकल लीडर्स की मांग हुई और इसके आधार पर ईयर 2000 में क्या किया गया, इसको बिहार से अलग कर दिया गया। ठीक, तब उस समय क्या था, बिहार का प्रशासनिक स्ट्रक्चर क्या था। इन्हीं सब 4 बातों के यानी चारों ईयर्स के आधार पे हमने एक तैयार किया है स्ट्रक्चर, जिसके आधार पर बताएंगे कि बिहार का प्रशासनिक अमला किस तरीके से काम करता है। याद रखिए कि बिहार का जो प्रशासनिक विभाजन जो किया गया है वो किसके आधार पर किया गया है, भौगोलिक एवं प्रशासनिक दायित्वों के आधार पर। यानी याद रखिएगा, कभी भी प्रशासन का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है वो भौगोलिक आधार पर ही, और प्रशासनिक क्या उसकी उपलब्धियां हैं या क्या उसका आधार उसके आधार पर किया जाता है। यानी यहाँ पे देखोगे कि भौगोलिक रूप से एक आयताकार जो संरचना के रूप में मिलेगा और साथ ही साथ इंडो गंगेटिक प्लेन का पार्ट है, यानी गंगा के तटवर्ती वाले पार्ट, यानी बीचों बीच से गंगा गई हुई है, गंगा नदी गई हुई है। तो इसके आधार पे इसके प्रशासनिक व्यवस्था की भी जो है बात की गई है। अब याद रखिए कि भौगोलिक और प्रशासनिक दायित्वों के आधार पर इसको बांटा गया, यानी इसमें प्रमंडल, इसमें कई इसके स्ट्रक्चर्स बनाए गए, मंडल बनाए गए, प्रमंडल बनाए गए, जिले बनाए गए। ठीक, तो उसी का आधार हम देखते हैं। याद रखिए कि जो भी प्रशासन है वो कार्यपालिका के अधीन होगा। ये मैंने पहले ही बता दिया है कि कार्यपालिका के अधीन होगा, यानी एग्जीक्यूटिव इसको बोलते हैं। याद रखिए कि ये जो प्रशासन है ये 5 पार्ट्स में बटा है। बिहार के संदर्भ में, अदर स्टेट्स में कुछ और हो सकता है। ठीक, याद रखिए कौन कौन से डिवीजन है। इस डिवीजन की हायरार्की भी आपको जो है आपके पेपर में बनाया जा सकता है, 1 by 1 ABCD करके ऑप्शन दे करके बनाया जा सकता है। तो कौन कौन से प्रमंडल है, मंडल है, अनुमंडल है, प्रखंड है, ग्राम पंचायत है। प्रमंडल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिवीजन या कमिश्नरी बोलते हैं। मंडल हो गया आपका, ये जो है यहाँ पे
मंडल के अंतर्गत जिला आएगा, फिर अनुमंडल है, प्रखंड है, ग्राम पंचायत, यानी ये एक स्ट्रक्चर है बिहार के संदर्भ में। याद रखिएगा दोस्तों, जब से बिहार में क्वेश्चंस को लेकर के, यानी आपने 62वीं से लेकर के अभी तक देखा होगा 65वीं तक, कि एक इन्होंने 4 ऑप्शन के अलावा एक अंतिम ऑप्शन जो है या लास्ट ऑप्शन ई ऑप्शन को इन्होंने समावेशित किया है, जिसके तहत क्या है कि आपका तथ्यात्मक जानकारी के साथ साथ जो है आपका सैद्धांतिक जानकारी भी बहुत जरूरी है। तो इसलिए जब तक आप इन सब चीजों के स्ट्रक्चर्स को पढ़ोगे नहीं, कौन से ईयर में क्या हुए, कौन किसके अधीन है, किसका स्ट्रक्चर कैसा है, कौन सा बड़ा संभाग है, कौन सा छोटा संभाग है, तब तक आप इस चीज को अच्छे से कर नहीं पाओगे प्रश्नों को। इसलिए यहाँ पे तथ्यात्मक जानकारी तो जरूरी ही है, साथ साथ आपकी सैद्धांतिक जानकारी भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस करना। लेकिन वो तभी कर पाओगे जब आपको पूरा एक स्ट्रक्चर पता हो। इसीलिए मैंने जब भी कहा है कि आप बिहार के संदर्भ में जब भी पढ़ाई करो, आप मैप लेकर के बैठो, और मैप लेकर के बैठ के पहले तो उसके डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई करो कि कौन सा ईस्टर्न बाउंड्री है, कौन सा वेस्टर्न बाउंड्री है, सदर्न कौन सा है, ईस्टर्न कौन सा है। तो इस तरीके से आपको एक पूरा एक अंदाजा मिल जाएगा, और उसी के आधार पे उसके कई फीचर, जैसे जलवायु कैसी है, वो वहां पे पर्यावरण किस तरीके का है, वर्षा का आकार किस तरीके से है, कृषि किस तरीके से है, तो ये सभी चीजें मैप पे आप जब पढ़ोगे तो आसानी से आपके दिमाग में फीड हो जाएगा, उसका एक आकृति बन जाएगी, और एग्जाम में आसानी से आप हिट कर दोगे। ठीक, तो आप ई ऑप्शंस को लेकर के बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि कई बार हमारी सही तैयारी होने के बावजूद भी हम गलत कराते हैं उन प्रश्नों को। क्यों? क्योंकि कई बार देखा जाता है कि सैद्धांतिक रूप से तो सही है, लेकिन हमारा वहां पे क्वेश्चन पेपर करते समय एग्जामिनेशन हॉल में क्या है कि सही तरीके से हमारा समन्वय नहीं बन पाता है, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है, और उसके वजह से क्या होता है कि प्रश्न गलत हो जाते हैं। ठीक, याद रखिए ये आकार क्या है, प्रशासन के 5 आकार है। पहला प्रमंडल, दूसरा है मंडल, तीसरा अनुमंडल, चौथा प्रखंड, और 5वां है ग्राम पंचायत। एक एक करके इसको देखते हैं। याद रखिए इन पांचों को जो है कोऑर्डिनेट कौन करेगा एक दूसरे से, उसका काम होता है सेक्रेटरीट का, यानी सचिवालय का। सचिवालय क्या है कि राज्य प्रशासन के तहत सबसे टॉप लेवल की यानी शीर्ष संस्था है, यानी इसी के माध्यम से पूरे शासन प्रशासन का काम होगा। एक स्टेट से उसके डिफरेंट कंपोनेंट में, यानी स्टेट से डिस्ट्रिक्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट से ब्लॉक्स में, ठीक है, सब डिविजन्स में, या जो भी आपके ग्राम पंचायत तक में आप कह सकते हो, तो पूरा का कोऑर्डिनेशन का काम जो होता है कौन करता है, सेक्रेटरीट करता है। अब एक एक करके देखते हैं। सचिवालय यानी इसी को इंग्लिश में सेक्रेटरीट बोलते हैं। याद रखिएगा सचिवालय बना कब था, 1912 में, यानी कब, तब किसकी हुकूमत थी, ब्रिटिश हुकूमत थी। और 1911 में 1912 में ही क्या हुआ था कि बंगाल से बिहार जो है अलग हुआ था। तो आप सोच सकते हैं कि सचिवालय का आकार उस समय कैसा रहा होगा। याद रखिएगा कि सचिवालय किसके अंदर काम करता है, मतलब किसके जो है अंडर में ये वर्क करता है, वो होता है सीएम के अंडर में, या उसी को हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंडर में, यानी उसी के अंडर में काम करेगा। ठीक, अब क्या करेगा, याद रखिएगा कि विभाग जो थे, जब 1956 में या 1950 में जब स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी, उसके बाद से लगभग 8 विभाग हुआ करते थे, और वर्तमान में इस समय 34 विभाग हैं, और हर एक विभाग का अपना क्या होता है, प्रधान सचिव होता है, और उसके नीचे के अधीनस्थ अधिकारी होते हैं। ठीक, इसके साथ साथ याद रखिएगा पूरे सचिवालय का जो है चीफ कौन होता है, चीफ सेक्रेटरी होता है। और यही अगर हम सेंट्रल में बात करें तो वहां पे कौन होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। याद रखिएगा चीफ सेक्रेटरी का जो दायरा होता है वो कैबिनेट सेक्रेटरी से ज्यादा होता है, यानी उसके वर्क फंक्शन ये सब इससे ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि चीफ सेक्रेटरी जो होता है स्टेट और सेंट्रल के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक का काम करता है। ठीक, डिफरेंट जो पॉलिसीज होती हैं उसका कैसे पॉलिसी मेकिंग करना है, कैसे पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन करना है, सरकार तक कौन सी बातें पहुंचानी है, दो इंटर स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कैसे कम्युनिकेशन करना है, तो ये सभी चीजें, साथ ही साथ सामान्य प्रशासन की बात हो गई, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, इन सभी मुद्दों पे जो काम करने का जो काम करता है वो किसके अंडर होता है, चीफ सेक्रेटरी का होता है, यानी मुख्य सचिव का होता है। ठीक, अब मुख्य कार्य क्या क्या है, मुख्य कार्य याद रखिएगा कि जो स्टेट में जो काम सेंट्रल में जो कैबिनेट सेक्रेटरी करता है, यानी कैबिनेट सेक्रेटरी का मतलब क्या है, डिफरेंट जो पॉलिसीज होती हैं, नीतियां होती हैं, उसको बनवाने में मदद करना। साथ ही साथ क्या है कि कौन कौन से बजट जो होंगे या जो भी चीजें होंगी या नई नई योजनाएं होंगी तो एक नया शक्ल देना।
ठीक है, कैबिनेट की मीटिंग का एजेंडा तय करना, और भी कई तरीके के कार्य जो होते हैं वो जो है कैबिनेट सेक्रेटरी के जैसे होते हैं, और वैसे ही जो होते हैं चीफ सेक्रेटरी के होते हैं, लेकिन इसका कुछ काम का दायरा बढ़ जाता है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं। ठीक, इसके साथ साथ याद रखिए कि पहला पार्ट हो गया सचिवालय, दूसरा पार्ट हो गया प्रमंडल। प्रमंडल को क्या बोलते हैं? डिवीजन या कमिश्नरी। नॉर्मली आप जो है जब कभी आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जाते होगे तो बोला जाता होगा कि कलेक्ट्रेट, कलेक्ट्री में जा रहे हैं या कमिश्नरी में जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? याद रखिएगा, कमिश्नरी डिवीजन यानी इसी को मंडल बोलते हैं। एक कई जिलों को मिला करके क्या होता है कि एक मंडल, एक जो है कहीं पे मंडल बोलते हैं, कहीं पे प्रमंडल बोलते हैं, तो बनाया गया रहता है। अब याद रखिए कि इस प्रमंडल का जो हेड होगा, एक जो है कौन होगा? वो होगा एक टॉप ऑफिसर जो होगा, उसी को हम बोलेंगे कमिश्नर बोलेंगे। और ये कमिश्नर आते कहां से हैं? ये कमिश्नर जो होता है संघ लोक सेवा आयोग से नियुक्त होकर के जो है पहले मतलब आते हैं, यानी सरकार एक तरीके से सेंट्रल के अधिकारी होते हैं, और स्टेट के भी जो प्रमोटेड अधिकारी होते हैं ये भी बन सकते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा। साथ ही साथ याद रखिए कि प्रमंडल जो होता है या डिवीजन या कमिश्नरी ही कह लो, ये क्या होता है? रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होता है, यानी क्षेत्रीय प्रशासनिक इकाई होती है। यानी जो भी रीजनल लेवल पे जो होगा वो उस पे गवर्नेंस का जो काम होगा, ठीक, वो करने का कौन करेगा? वो होगा प्रमंडल। और टॉप लेवल पे जो है सचिवालय। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। याद रखिए कि नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं कि वो है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय केवल 4 प्रमंडल थे, यानी 4 क्या थे? आपके डिवीजन थे, यानी कमिश्नरी थे। वो कौन कौन से थे? पहला था तिरहुत, भागलपुर, पटना, छोटा नागपुर। याद रखिए कि तिरहुत है तो तिरहुत के अंतर्गत कौन कौन सा था? ये पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, आप मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, ये सब वाला पार्ट जो है आप तिरहुत में देख सकते हो। भागलपुर आप देख ही रहे हो, भागलपुर इस साइड में है, मतलब ईस्टर्न बाउंड्री पर आप भागलपुर देख सकते हो। इसके साथ साथ पटना और छोटा नागपुर। याद रखिएगा छोटा नागपुर जो है एक अभी तो वर्तमान में किस जगह पे है? झारखंड में है। ठीक, मिनरल रिच इलाका है, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले ये छोटा नागपुर मतलब वो झारखंड वाला जो पार्ट है वो बिल्कुल एक ही में जुड़ा हुआ था। मतलब पहले एक अखंड बिहार का एक राज्य हुआ करता था, लेकिन ईयर 2000 में ये अलग हो गया छोटा नागपुर, किससे? बिहार से। ठीक है, तो याद रखिए कि 2000 में ईयर 2000 में क्या थे कि 4 से लेकर के जो है 13 प्रमंडल बन गए थे। ठीक, लेकिन जैसे ही 2000 में झारखंड का डिवीजन हो जाता है बिहार से, तो इसमें से जो है जो 4 जो है प्रमंडल थे वो क्या थे? निकल गए किसमें? झारखंड में, और बाकी के जो बचे हुए 9 प्रमंडल रह गए बिहार में। यानी टोटल अभी जो वर्तमान में देखा जाए तो प्रमंडलों की जो संख्या है वो 9 है। ठीक, अब जिलों की संख्या के आधार पर 3 बड़े प्रमंडल कौन से हैं? यानी जिलों की संख्या के आधार पर, यानी कई जिलों के समूह को ही हम क्या बोलेंगे? प्रमंडल। तो याद रखिएगा कि कई जगह पे छोटे जिले भी हैं, कई जगह बड़े जिले भी हैं। यानी अगर देखोगे तिरहुत हो गया, मुंगेर हो गया, पटना हो गया। आप देख लो मुंगेर की स्थिति कहाँ पे है। मुंगेर आप इसमें ये है, ठीक, मुंगेर ए है। अभी ये छोटा डिस्ट्रिक्ट आपको दिख रहा है, पहले ये बड़ा था। ठीक, इसके साथ साथ पटना हो गया और तिरहुत यानी ये वाला पार्ट हो गया पूरा। इन सबको मिला करके देखा जाए तो 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, यानी टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट्स को 6 ये जो है आपके 18 डिस्ट्रिक्ट्स के आसपास किसमें मिलेंगे? आपको जो है जिलों की संख्या के आधार पर बड़े प्रमंडल हैं। याद रखिएगा कि इनमें कौन कौन से जिले शामिल हैं, इसको आपको जो आप वीडियो देख रहे हो उसी के बीचों बीच में कहीं ना कहीं आपका उसका डिटेल लिस्ट मिल जाएगा आपको। ठीक, जिसके माध्यम से आप बहुत आसानी से इनको देख सकते हो। और याद रखिएगा कि छोटे बड़े जो भी आपके चीजें पढ़ रहे हो, जिलों की संख्या, जिले कौन कौन से हैं, कौन बड़े संभाग में, कौन से छोटे संभाग में, इसको बारीकी से 2 से 4 बार अध्ययन करोगे तभी आपके क्वेश्चंस हिट हो पाएंगे, अदरवाइज भूल जाओ आप लोग। ठीक, उसके बाद से आप देखिए कि भागलपुर में लगभग 2 ही जिले हैं, तो 2 ही जिले हैं, तो इन 2 जिलों का याद कर लीजिएगा और लिस्ट में आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप देखोगे कि यहाँ पे जिला, यानी पहले आपने पढ़ा सचिवालय, दूसरा आपने पढ़ा प्रमंडल, अब इसके बाद से जिला, यानी जिला, वहां पे देखिएगा जिले का जो हेड होता है वो कौन होता है? डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। और याद रखिएगा कि कमेंट सेक्शन में बताइएगा कब जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कौन कौन से, यानी कभी वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहा जाएगा, कभी कलेक्टर कहा जाएगा, तो आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक, ये कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। याद रखिएगा
डीएम को इलेक्शन के टाइम में इलेक्शन ऑफिसर भी बोला जाता है, यानी जितना भी चुनाव से संबंधित जो प्रक्रिया होगी उसको डिस्ट्रिक्ट में निभाने का काम, यानी उसको कोऑर्डिनेट करने का काम कौन करेगा, वो होगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करेगा। याद रखिए कि जिला स्तर पर प्रशासनिक कार्य का समन्वय और कार्यान्वयन का काम जो कौन करता है, वो जो होता है डीएम के अंतर्गत होता है, यानी जिले का सबसे बड़ा अधिकारी प्रत्यक्ष रूप से जो होता है वो डीएम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं। उसको जो है, अब आप आगे देखें इसको, 1975 में क्या किया गया था, एक प्रोविजन लाया गया था कि जितने भी काम होते थे जिले के अंतर्गत, यानी एक जिले में नॉर्मली 20 से 25 विभागों के काम होते हैं। किसी स्टेट में आपको बड़े स्टेट्स में क्या होंगे कि कुछ और ज्यादा विभाग मिलेंगे, छोटे स्टेट में थोड़ा कम विभाग मिलेंगे, लेकिन नॉर्मली एक डीएम के अंतर्गत क्या होता है कि वो जिले के किसी भी जो है डिपार्टमेंट में क्या होता है कि अपने उसका एक तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से उसका हेड होता है, उस पर कार्यान्वयन कर सकता है। यानी विकास से रिलेटेड भी कार्य जो थे वो किसके अंतर्गत थे, डीएम के अंतर्गत थे। लेकिन 1975 में क्या किया गया, एक प्रोविजन लाया गया कि विकास से रिलेटेड जितने भी काम हैं, यानी सामान्य विकास के जो भी काम है स्टेट में, जो है अपार्ट फ्रॉम जो है कलेक्टर का जो सामान्य काम भू प्रशासन या जो भी है उससे हटके, तो उसको अलग कर दिया गया, यानी विकास से रिलेटेड कार्यों को अलग करके एक नया पोस्ट क्रिएट किया गया, उसको बोलते थे डीडीसी। डीडीसी का मतलब क्या था, उप विकास आयुक्त, ठीक। और ये किसके अंतर्गत था, डीआरडीए, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, जिला ग्राम्य विकास, ठीक है, अभिकरण इसको बोलेंगे। तो इसके तहत क्या काम था, याद रखिएगा कि जो भी प्रशासन से रिलेटेड विकास के कार्य थे, यानी एक जो है जिले के अंतर्गत डिफरेंट तहसील होंगे, वहां पे तहसील की बात कर लो या जिले की बात कर लो, तो जितना भी विकास से रिलेटेड कार्य होगा, चाहे वो शिक्षा, स्वास्थ्य या सामान्य विकासात्मक कार्य, ठीक, इन सभी पे जो कंट्रोल करने का काम करेगा वो कौन करेगा, डीडीसी करेगा, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं थोड़ा अलग हो जाती हैं, सामान्य स्ट्रक्चर जो ऐसा आप पढ़ते हो। उसके साथ साथ आप अगला जो पार्ट देखोगे वो है अनुमंडल का। अनुमंडल क्या होता है, याद रखिए कि ग्रुप ऑफ ब्लॉक्स, यानी जो डिस्ट्रिक्ट छोटे छोटे ब्लॉक्स में बटा हुआ है, और ब्लॉक्स जो होते छोटे छोटे ग्राम पंचायतों में बटी हुई है, तो इस तरीके से याद रखिएगा कि ग्रुप ऑफ ब्लॉक्स जहां पे बात की जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे, प्रखंड बोलेंगे, या उसी को अनुमंडल बोलेंगे, ठीक। तो ग्रुप ऑफ ब्लॉक्स यानी ग्रुप प्रखंडों की जो समूह है उसी को हम क्या बोलेंगे, अनुमंडल बोलेंगे, ठीक। अब देखिए इसमें खास चीज याद रखिए कि क्या क्या आपको समझना है, बस समझने का क्या है, इसको रटने का प्रयास मत करिएगा, जहां जहां जिले हैं वो भले रट लीजिएगा, लेकिन स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए केवल। याद रखिए कि इसका जो हेड होता है स्टेट पीएससी ऑफिसर होता है, यानी राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा जो नियुक्त करके जाते हैं, जिन लोग का सिलेक्शन होता है वो लोग क्या बनते हैं, अनुमंडल अधिकारी बनते हैं, ठीक। और ये जो है ये सेंट्रल से आए हुए अधिकारी होते हैं जो जिले स्तर पर बैठते हैं, ठीक। तो स्टेट पीएससी ऑफिसर जो होगा अनुमंडल अधिकारी होगा। साथ में इसको क्या एक पावर दिया गया, मजिस्ट्रेट का पावर दिया गया, और आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मजिस्ट्रेट का पावर क्या होता है, ठीक। अगर पता रहेगा तो बताइएगा, अदरवाइज मैं नेक्स्ट जब आपके कमेंट्स आएंगे तो मैं बता दूंगा। उसके साथ साथ याद रखिए कि प्रखंड के सीओ पर नियंत्रण और निगरानी करने का काम किसका होता है, इन्हीं स्टेट ऑफिसर का होता है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा अपॉइंटेड जो ऑफिसर होते हैं उनका होता है, और सीओ का मतलब क्या, सर्किल ऑफिसर। उसके साथ साथ ये क्या करता है अनुमंडल अधिकारी, पंचायत समिति की बैठक में भाग लेता है। पंचायत समिति क्या होती है, आपका अगला लेक्चर जो होगा बिहार में पंचायती राज सिस्टम किस तरीके से काम करता है, तो उसी के तहत बताएंगे कि ग्राम पंचायत होता है, पंचायत समिति होता है या उसी को क्षेत्र पंचायत भी कहते हैं, और तीसरा क्या होता है, जिला पंचायत भी बोलते हैं। तो उसमें जो सेकंड टियर है यानी पंचायत समिति या क्षेत्र पंचायत, तो उसकी बैठक में कौन भाग लेगा, अनुमंडल अधिकारी भाग लेगा। इसके साथ साथ आप देखोगे कि पूर्वी चंपारण और पटना में लगभग क्या है कि 6 अनुमंडल हैं, बाकी सब में क्या है, कम आपको अनुमंडल देखने को मिलेंगे।
ठीक। तो पूर्वी चंपारण में 6 अनुमंडल बनाए गए हैं और पटना में 6 अनुमंडल बनाए गए हैं, तो ये चीज याद रखिएगा। साथ ही साथ पूरे अगर बिहार राज्य की बात करें तो 101 अनुमंडलों की संख्या है। ये सिर्फ डेटा वाले क्वेश्चन हैं। अब इसको आपको दे देगा, कैसे क्वेश्चन में देगा कि बिहार राज्य में अब तक कितने अनुमंडल हैं, जो है 100, 101, 102, 103। अब इसमें क्या है, इसमें सिंपल आपको याद करना है दोस्तों, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। ठीक। अगला जो है पार्ट देखेंगे तो ये है प्रखंड के बारे में। प्रखंड किसे बोलते हैं, ग्रुप ऑफ विलेज पंचायत, यानी जितना भी ग्राम पंचायत है उसका जो ग्रुप कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, प्रखंड कहलाएगा। और याद रखिएगा प्रखंड का जो हेड होता है वो बीडीओ होता है, ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर इसको बोलेंगे। और इसका काम क्या होगा, कल्याण प्लस विकास का काम ये करेगा। ठीक। और साथ ही साथ कल्याण प्लस विकास का काम, और विकास जहां पे भी जुड़ जाएगा वहां पे शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सभी चीजें आ जाएंगी। ठीक। और भी साथ साथ में कई जो विकासात्मक कार्य जो कृषि से रिलेटेड भी हैं, ठीक, और भी डेवलपमेंटल वर्क हैं, वो सभी चीजें आ जाएंगी। यानी जितने भी कल्याण से, यानी एक नागरिक के कल्याण का जो भी काम हो सकता है वो सभी चीजें क्या होंगी, इसके अंतर्गत आएंगी। लेकिन वो किस हद तक सीमित रहेगा, वो सिर्फ प्रखंड स्तर तक सीमित रहेगा। अपर के लिए क्या है, अपर लेवल के जो स्ट्रक्चर्स है उसके एप्रोप्रिएटेड अधिकारी हैं। ठीक। इसके साथ साथ याद रखिए कि प्रखंडों की संख्या जो पूरे बिहार राज्य में हम बात करें तो 534 के आसपास रखी गई है। इसके बाद आप देखोगे कि नेक्स्ट और लास्ट पार्ट जो है वो है ग्राम पंचायत का है। ग्राम पंचायत में याद रखिएगा इसका प्रधान जो होता है, हेड जो होता है वो कौन होता है, प्रधान होता है। ठीक। ओके। और ये क्या करता है, ग्राम प्रबंधन प्लस सुधार, यानी गांव से रिलेटेड जितने भी विकासात्मक कार्य होते हैं, यानी कहीं पे आप देखोगे कि जो सड़कें बनवाना ग्रामीण स्तर पे, जो है गरीबों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सभी चीजों की व्यवस्था करना, साथ में रोजगार की व्यवस्था करना, तो ये सब किसके जिम्मे होता है, ये प्रधान के माध्यम से होता है। और वही एक डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का एक बेसिक आधार होता है, वही शासन तक चीजों को पहुंचाता है। और वहां से क्या होता है कि उससे रिलेटेड जो है एक सामान्य जनता को किस तरीके से लाभ पहुंचाया जाए, लोकल बॉडीज को किस तरीके से गवर्न किया जाए। ठीक। तो ये सभी चीजें इन्हीं के माध्यम से होता है, यानी ये सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है किसके, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन में, यानी प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण में। तो ओवरऑल दोस्तों आपको ये सभी चीजें जो है समझ में हो गई होंगी बिहार प्रशासन से रिलेटेड। अगर इसमें भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।